फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोगों ने पॉइंटर सीरीज स्टार्ट किया था, ठीक है। बट आप सबकी उतने फ्रूटफुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको स्टॉप कर दूँ, ठीक है। अब हम सीधे PYQs ही करेंगे, ठीक है। मैं कोई एक्स्ट्रा रिविजन नहीं करवाने वाली, सीधे क्वेश्चंस पे आओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी मैं सोच रही हूँ कि आज से हम इसको फिजियोलॉजी ही मैंने कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया ही था ऑलरेडी। तो इसी के जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, प्लांट फिजियोलॉजी जो है ये कंप्लीट यूनिट ही है। ये मत सोचना कि सिर्फ इसमें फोटोसिंथेसिस के ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है। इसमें जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपीरेशन से हो जाएगा, मिनरल न्यूट्रिशन से हो जाएगा, डेफिशिएंसी, फिर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन्स यानी कि फाइटो हार्मोन्स, वर्नलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन, डोरमेंसी, नाइट्रोजन साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है थोड़ा सा टाइम लगेंगी, मे बी 10 to 15 डेज का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस का नंबर यहाँ पर हार्डली 300 350 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो इसको 50-50 के सेट में भी अगर कवर करेंगे तो मे बी हफ्ता 10 दिन का टाइम लग जाएगा। तो जैसा भी है आप अपने पेशेंस को मेंटेन रखिए। पेशेंस को मेंटेन के रखना भाई, एग्जाम का टाइम है तो तुम्हें एटलीस्ट कोशिश यही होनी चाहिए तुम्हारी कि तुम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओ, ठीक है। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो देखो, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा जूम आउट करने की ज़रूरत है, चीज़ें विजिबल हैं, बाकी मैं बोल रही हूँ आप सुन सकते हो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो प्लांट्स में चलती है, तो वो किस चीज़ का कन्वर्जन करती है। तो देखो, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो क्या है, एक तरीके से ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे है, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इज अ मेटाबॉलिक पाथवे है दैट इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट फैटी एसिड को किस में चेंज कर रहा है, ये ग्लूकोज में चेंज कर रहा है, यानी कि फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जा रहा है। कब चेंज कर रहा है ये फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में? जब ग्लूकोज की जो है वो क्या हो जाती है, स्कैरसिटी हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है। उस कंडीशन में क्या करता है ये, फैटी एसिड को या फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्कैरसिटी। बाकी वही है, देखो प्लांट्स में क्या होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल फैट को कार्ब में चेंज करती है। एसीटेट इथेनॉल फैटी एसिड के टूटने से क्या क्या रिलीज होता है, एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज की जो डेफिशिएंसी होती है उसको कम होने पर ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की हेल्प से। और ये कैसा है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। एनाबॉलिक क्या है कि यहाँ पर छोटे छोटे कंपाउंड्स मिल करके एक लार्ज कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, या सिंपली यू कैन से दैट कि मतलब मोनोमर्स मिल करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरीके से। जो भी ये कहने का है कि यहाँ पर कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, टूट नहीं रही है, बनाने का काम हो रहा है। एनाबॉलिक है जहाँ ग्लूकोज फैटी एसिड से उत्पन्न होता है, कि ग्लूकोज जो है वो फैटी एसिड से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। द जीरोफिटिक सक्लेंट प्लांट इन विच CO2 इज टेकन अप ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। जीरोफिटिक सक्लेंट प्लांट है जिसमें CO2 जो है वो रात में लिया जा रहा है, यानी कि रात में स्टोमेटा ओपन है एंड स्टोर्ड एज मैलिक एसिड, और वो फिर मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, कहाँ पे, प्लांट के वैक्यूल में, एंड यूज ड्यूरिंग द डे टाइम। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, वो कौन से प्लांट्स हो जाते हैं, हमारे कैम्प प्लांट्स हो जाते हैं, ठीक है। कैम्प प्लांट्स का अगर आपने मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि दो सेल्स होते हैं। जैसे मान लो कि ये ये सेल है आपका, कौन से सेल में ये सारे काम होते हैं, तो ये मीजोफिल सेल है, ठीक है। मीजोफिल सेल का क्या है, ये स्टोमेटा जो है वो नाइट के टाइम में, नाइट, और एक बना लेते हैं डे के टाइम में, ठीक है। ऐसे सेल सेल ही है वो, बस ये है कि यहाँ पे डे में क्या है ये। तो देखो, इसमें क्या होता है, रात के टाइम टाइम में जो है इसका स्टोमेटा क्या क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। सुन लो थोड़ा सा ध्यान से, काम की चीज़ है। स्टोमेटा दिन रात में जब खुला रहता है तो रात में CO2 अंदर आती है, ठीक है। जब CO2 अंदर आता है तो फिर यहाँ पर, तो देखो रात में CO2 अंदर आया, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पेप, पेप्को या फिर पेपकेज कह सकते हो, PEP, जो कि कितना है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है। और फिर ये एंजाइम के साथ में बाइंड करके, कौन सा एंजाइम लगता है यहाँ पे, पेपकेज लगता है, ठीक है। पेपकेज एंजाइम के साथ में मिलकर के ये किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि कितना हो गया, 1 कार्बन ये वाला और 3 कार्बन का ये था, ये कितने का बन गया, 4 कार्बन का। 4 कार्बन का प्रोडक्ट पहला क्या बनता है इसमें, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
उसके बाद ये किस में चेंज हो जाता है, ये मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, मैलिक एसिड में चेंज हो गया और फिर मैलिक एसिड बनाने के बाद में ये जो मतलब मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल में क्या करता है, ये मैलिक एसिड को स्टोर करना शुरू कर देता है। ठीक है, और मैलिक एसिड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस वैक्यूल का जो पीएच है वो कैसा हो जाता है, पीएच जो है इसका वो लो हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये हाईली एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, हाईली एसिडिक। और पीएच ऑफ द सेल सैप डिक्रीजेस ड्यूरिंग द नाइट। तो यानी कि यहाँ पे इसको एक और टर्म से नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं नाइट एसिडिफिकेशन। ठीक है, नाइट एसिडिफिकेशन कहलाता है ये। फिर उसके बाद में जब दिन हुआ, दिन के टाइम में फिर क्या होता है कि दिन में ये जो स्टोमेटा रात में ओपन था, ये दिन में क्या होता है, स्टोमेटा पूरी तरह से मतलब बंद हो जाता है और ये मैलिक एसिड जो वैक्यूल में था, ये मैलिक एसिड ये क्या करता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, जब ये मैलिक एसिड वैक्यूल से रिलीज हो गया तो इसका पीएच क्या हो गया, हाई इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पीएच इंक्रीज हो गया। अब ये मैलिक एसिड जो है ये फिर से जब चेंज होता है तो ये पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। पायरुविक एसिड कितना है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। ठीक है, पायरुविक एसिड में चेंज हुआ और साथ में एक CO2 रिलीज हो गया। तो जब एक CO2 रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, रुबिस्को है ये यहाँ पे। तो ये रुबिस्को क्या करता है, इस CO2 को पकड़ के केल्विन साइकिल चला लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये दिन के टाइम में फूड तो बन गया। ठीक है, मेन पर्पस क्या था, फूड ही बनाना था, तो दिन के टाइम में इनका फूड भी बन जाता है और यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन वगैरह भी इससे ये क्या है बचा लेते हैं अपने आप को। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो दिन में देखो क्या हुआ, जब पीएच इंक्रीज हो गया, यानी कि इसको एक और नाम से जानते हैं लाइट डी एसिडिफिकेशन कहा जाता है, डी एसिडिफिकेशन। और रात में क्या था, नाइट एसिडिफिकेशन। मतलब बहुत छोटा छोटा लिखा है लेकिन ठीक है, मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि होता क्या है, कैम पाथवे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्यों क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ये जो खोजा गया था ये क्रेसुलेशियन फैमिली में खोजा गया था, और वो भी किस में खोजा गया था, तो ये नाम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट निकल के आता है। ये पहली बार जो खोजा गया था वो ब्रायोफिलम में खोजा गया था। ठीक है, ब्रायोफिलम में। बाकी कैम्प मतलब क्रेसुलेशी फैमिली के मेंबर्स और अगर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ओपुंशिया आ जाता है, कैक्टस आ जाता है, एलोई वगैरह आ जाता है। ऑल्सो अकर्स इन द जीरोफिटिक प्लांट्स में भी होता है। स्टोमेटा संकेन स्टोमेटा होते हैं स्कोटो एक्टिव, यानी कि स्कोटो इन द सेंस कि क्लोज ड्यूरिंग द डे एंड ओपन्स ड्यूरिंग द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो आरपीएससी का है, अभी 2020 का ही है, बाकी वही सारी चीज़ें दे रखी हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कैम प्लांट्स एट नाइट प्रोड्यूस। तो रात में कैम प्लांट्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैलिक एसिड। ढेर सारा मैलिक एसिड बना लेते हैं और फिर उसको किस में स्टोर कर लेते हैं, वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं। इसीलिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट एसिडिफिकेशन। क्यों, क्योंकि जो सेल है, सेल का पीएच क्या हो जाता है, मतलब कि लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इन कैम प्लांट्स मतलब क्रेसुलेशन प्लांट्स स्टोमेटा आर ओपन इन डार्क ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। तो रात में स्टोमेटा जो ओपन रहते हैं वो किसके एक्यूमुलेशन के लिए ओपन रहते हैं, तो वो मैलिक एसिड के एक्यूमुलेशन के लिए ओपन रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स, जो कैम प्लांट्स के स्टोमेटा हैं वो कैसे हैं, तो ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट। नहीं, दे आर ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन अ प्लांट, ठीक है, इज करेक्टिव इज कॉल्ड करेक्टली। तो प्लांट में जो पानी है ऊपर जो चढ़ता है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू चढ़ता है, ट्रांसपिरेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, या फिर एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ वाटर या फिर एसेंट ऑफ सैप। तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप के लिए, मतलब सैप जो है वो एक मतलब सही टर्म यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, किसके लिए, फ्लो ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, मतलब अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए जो टर्म है ज़्यादा अप्रोप्रिएट वो क्या आ जाएगा आपका, एसेंट ऑफ सैप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि बेंडिंग ऑफ अ प्लांट ऑर्गन ड्यू टू इट्स मोर ग्रोथ ऑन दी अपर साइड। जैसे मान लो कोई भी प्लांट का पार्ट है और अगर वो ऊपर वाले साइड मतलब कि ज़्यादा ग्रो कर जा रहा है तो क्या होगा, उसमें फिर इस एक तरीके से बेंडिंग आ जाएगी ना, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस।
तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिनास्टी। ठीक है, अगर अपर एपिडर्मिस पे ज़्यादा ग्रोथ हो जा रही है तो एपिनास्टी होगी, और अगर लोअर वाली पे हो जाएगी ज़्यादा ग्रोथ तो वो हाइपोनास्टी कहलाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से, जैसे लीफ का सरफेस है तो अपर सरफेस क्या होता है, एडेक्सियल होता है, लोअर सरफेस एबेक्सियल होता है। दिस वन इज अपर सरफेस, आपका लोअर सरफेस है। तो अपर सरफेस पे जब ग्रोथ, यहाँ पर देखो मोर ग्रोथ ऑन अपर सरफेस, ठीक है, मोर ग्रोथ ऑन अपर सरफेस, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहला रही है, एपिनास्टी हो जा रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ के सेल्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं और छोटे ये नीचे वाले मतलब नेचुरल साइज़ में थे। फिर जब लोअर वाले सेल्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, मोर ग्रोथ ऑन द लोअर एपिडर्मिस या फिर लोअर सरफेस कह सकते हो, मोर ग्रोथ ऑन लोअर एपिडर्मिस, तो क्या वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, हाइपोनास्टी कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि क्रैंज एनाटॉमी या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं, C4 के नाम से जानते हैं। क्रैंज एनाटॉमी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे आपको क्रैंच लाइक मतलब जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। किसका, बंडल शीट सेल्स का अरेंजमेंट जो है वो किस फॉर्म में होता है, क्रैंच की फॉर्म में होता है। क्रैंच या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं, रेथ इन दी सेंस की जो मतलब जैसे भावभीनी श्रद्धांजलि जब दी जाती है लोगों को, तो एक इस तरीके की ऐसे माला नहीं चढ़ाई जाती है, ठीक है, जो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनको। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है कि लीफ होती है, लीफ का जो सेंट्रल पोर्शन होता है मतलब जाइलम वाला और ये फ्लोएम वाला जो वस्कुलर बंडल, इसके किनारे किनारे जो सेल्स का अरेंजमेंट हो जाता है बंडल शीट सेल्स का, वो एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है और रेथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, फिर उसको रेथ या फिर क्रैंच के नाम से जानते हैं। तो वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, C4 प्लांट्स में देखने को मिलता है। C4 प्लांट्स में दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं और बंडल शीट सेल्स होती हैं। बंडल शीट सेल्स के चारों ओर रिंग की तरह से रिंग लाइक फैशन में जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का, वही क्या कहलाता है, क्रैंच एनाटॉमी कहलाता है। और ख़ास बात इनकी यही होती है कि मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई हेयर इंटरफेरेंस ना हो सके फोटो रेस्पिरेशन को बचाने के लिए। बंडल शीट सेल्स क्या होते हैं, अराउंड वस्कुलर बंडल होते हैं, वन और मोर लेयर्स होती हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, एंड देन दे आर मतलब इम्परवियस टू गैसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वो इसमें क्या होती हैं, प्योरली एब्सेंट होती हैं। यही सारी चीज़ें हैं क्रैंच, रेथ या फिर रिंग लाइक अरेंजमेंट। और इसी के साथ यहाँ पर मतलब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप मतलब सुन सकते हो, एंड इफ़ यू वांट यू कैन राइट ऑल्सो, कि जो C4 प्लांट्स होते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो तरीके के आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। जैसे दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक तो होता है आपका मीजोफिल सेल और दूसरा क्या होता है आपका बंडल शीट सेल। तो जो मीजोफिल सेल्स हैं वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आपको ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, या फिर सिंपली कह सकते हो कि नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट। और ये कैसा होता है, मतलब ग्रेना में यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगा। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होगी, वहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होगा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द बंडल शीट सेल्स, अगर बंडल शीट सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रेनल ना मिलके हमें यहाँ पे कौन से वो मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। ठीक है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब कि ग्रेना यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ग्रेना एब्सेंट है तो लाइट रिएक्शन होगी नहीं, ऑक्सीजन का रिलीज होगा ही नहीं, और स्ट्रोमा जो है वहाँ पे फिर डार्क रिएक्शन चलेगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे डिस्क्रीट थैलेकॉइड्स होते हैं। जैसे सेल में देखो थैलेकॉइड क्या है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज होते हैं ना थैलेकॉइड्स, और ये फिर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्टॉक ऑफ थैलेकॉइड ग्रेना कहलाता है। बट इन केस ऑफ बंडल शीथ में क्या होता है कि ये थैलेकॉइड्स होते तो हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं, और सिर्फ यहाँ पे PS1 चलता है, यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और ये क्वेश्चन GIC में भी आ चुका है, UK का भी है, UK के LT में आया है, और बाकी सारी चीज़ों में है। तो कहीं ना कहीं फिर से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि हाँ किस फॉर्म में आपसे क्या चीज़ें पूछ ले, तो हर कॉन्सेप्ट को आप लोग साथ में रिवाइज करते हुए चलिए। बाकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मतलब साथ साथ में इसको आप लोग पढ़ लेना। बाकी C4 प्लांट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो मेज़ आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा, और कुछ डाइकॉट्स वगैरह भी होते हैं। मीजोफिल में पेप्कोज एंजाइम होता है, बंडल शीथ में रुबिस्को एंजाइम होता है। ये देखो स्ट्रक्चर भी दिया है यहाँ पर कि ये क्या है आपकी अपर एपिडर्मिस, जिसको किस नाम से जानते हो आप लोग, एडेक्सियल होती है। ठीक है, ये भी PYQ आ चुका है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। लोअर वाली जो होती है
वो होती है एबैक्सियल सरफेस होता है। बाकी फिर यहाँ पर ये देखो बंडल शीथ सेल्स विद लार्ज क्लोरोप्लास्ट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, और ये साथ में बाहर की तरफ मेसोफिल सेल्स विद फ्यू स्मॉलेस्ट क्लोरोप्लास्ट। और देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बाकी इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट कर सकते हो। C4 प्लांट जो है वो देखो जनरली आपको मतलब मोनोकॉट्स मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। मोनोकॉट्स में जैसे सबको पता ही होगा, कॉमन सा एग्जांपल अगर बात करें तो ग्रामिनी या पोएसी फैमिली की बात करते हैं तो शुगर केन या मेज में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये मत ध्यान, एक्सेप्शन यहाँ पर है कि पोएसी में ये गलती मत करके आना कि वीट और राइस भी तो पोएसी का है, वीट राइस बार्ले वगैरह, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इनमें C4 नहीं चलता है। इनमें कौन सी साइकिल चलती है, इनमें आपकी C3 साइकिल ही चलती है, ठीक है। लेकिन बाकियों में क्या चल रही है, C4 चल रही है। और साइप्रेसी फैमिली भी मोनोकॉट की है, तो इसमें भी आपके मतलब C4 साइकिल देखने को मिलती है साइप्रेसी में। अब बात करते हैं डाइकॉट्स की, ठीक है। डाइकॉट्स का एग्जांपल भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाइकॉट में एक फैमिली आती है यूफोरबिएसी, ठीक है। यूफोरबिएसी मतलब ऐसी फैमिली है जिसमें मोस्टली आपको सारे तरीके के प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। C3 भी चलती है, C4 भी चलती है और कैम प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में यू मतलब डाइकॉट में यूफोरबिएसी के बाद में एमेरेंथेस आ जाता है, या एमेरेंथेसी फैमिली, एमेरेंथेस आ जाएगा, चिनोपोडियम आ जाएगा, पोर्टुलेका प्लांट वगैरह। इन सबों में क्या देखने को मिलता है आपको, C4 साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देके पूछ लिया है, तो वैसे तो पता ही चल गया कि शुगर केन है। शुगर केन के साथ साथ जो भी आपके एग्जांपल्स हैं, शुगर केन, मेज, ये सारे याद रखिए। साइप्रेसी फैमिली भी याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ट्रू बताना है यहाँ पे। क्रेंज एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट्स, ठीक है, सही है। क्रेंज एनाटॉमी C3 में नहीं होती है। क्रेंज एनाटॉमी सीन इन C3 एंड C4 प्लांट्स, नहीं, दोनों में तो बिल्कुल नहीं होगा। और बाकी ये डी वाला तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो यही मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा सिंपली। होता कैसे ही देखो, ये शुगर केन की लीफ का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे तुम इजीली मतलब या और थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब ये जाइलम है, मतलब जो वस्कुलर बंडल है जाइलम, और ये फ्लोएम, इसके किनारे किनारे सेल्स का कितना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये मीजोफिल्स जो हैं वो साइड में पड़े होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट इज थॉर्न्स आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। बाकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। कह रहा है कि इन अ कोरिम्ब ऑल फ्लावर्स आर सीन टू अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, थाइमीन इज अ बेस ऑफ RNA, ठीक है। थाइमीन जो है वो RNA का बेस है, नहीं, ये गलत है। कोरिम्ब में कोरिम्ब और ये भी मतलब कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो डी क्या कह रहा है कि C4 प्लांट पोजेसेस क्रेंच टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, तो सिंपली मतलब डी सही है। बाकी ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आराम से देख लेना बाद में। ये अभी नवोदय में आया था रिसेंटली, 2021 का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच आयोनिक एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भाई आपका पोटेशियम आयन जो है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये रिसेंटली देख लो कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और अभी रिसेंट जो था वो आश्रम पद्धति का है आपका। तो ये देखो ये कॉन्सेप्ट ना एक बार थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं भी, और एग्जाम में भी कहीं ना कहीं इसके आने के मतलब काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। तो इसका नाम क्या है, सबसे पहले तो नाम देखो क्या कहलाता है, ये पोटेशियम मैलेट थ्योरी कहलाता है, ठीक है। इसीलिए जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था वो पूछा था कौन सा आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम आयन, ठीक है। इसको प्रपोज किया था लेवाइट सर ने, ठीक है। लेविट या लेवाइट जो आप बोल सकते, मतलब जो भी आप प्रोनाउंस करो। फिर एक्सप्लेनेशन जो था, यानी कि इस थ्योरी को मतलब जिस समझाया था, जिसने एक्सप्लेन किया था, वो हमारे थे रशिया एंड बॉलिंग सर ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो होता क्या है, ये मैकेनिज्म एक बार तुम थोड़ा सा मतलब पहले समझ लो। जैसे मान लो कि ये स्टोमेटा है, ठीक है, आपके ये क्या हो गई, ये GC गार्ड सेल्स हो गए, और ये क्या है आपकी स्टोमेटल ओपनिंग है। दिस इज योर स्टोमेटल ओपनिंग। अब यहाँ पे जब दिन में स्टोमेटा ओपन है तो यहाँ से क्या है, CO2 अंदर जाती है। CO2 जब अंदर गई तो यहाँ पे क्या था, PEP, जो कि कितना था, 3 कार्बन का मतलब कंपाउंड होता है। PEP
फिर इस कार्बन के साथ में ये CO2 अंदर आई, CO2 का कार्बन और P दोनों मिल करके इन्होंने जो पहला प्रोडक्ट बनाया वो क्या बनाया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है। फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था वो किस में चेंज हो गया, आपका मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, मैलिक एसिड में 4 कार्बन का ये। फिर होता क्या है इसमें कि मतलब बहुत सारे चैनल्स और गेट्स वगैरह होते हैं, तो उस चैनल्स के थ्रू यहाँ से मैलिक एसिड जो है वो टूट जाता है H पॉजिटिव और मैलेट आयन में। ठीक है, H पॉजिटिव और मैलेट आयन में ये मैलिक एसिड टूट जाता है। अब होता क्या है कि H पॉजिटिव बाहर चला जाता है। H पॉजिटिव जब मतलब दिन की बात है, दिन में CO2 बार बार अंदर आता रहेगा और ये प्रोसेस होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं H पॉजिटिव का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा ना। मतलब आपके जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल में आपके H पॉजिटिव का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जब H पॉजिटिव का कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है तो सीधी सी बात है ये हाई टू लो भागेगा। ठीक है, H पॉजिटिव जो है वो बाहर निकल के आ जाता है। जब H पॉजिटिव बाहर आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे जैसे H पॉजिटिव बाहर आता है वैसी कंडीशन में फिर ये K+ जो है वो अंदर आना शुरू हो जाता है। अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, आपका K पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। और जब पोटेशियम आयन अंदर आता है तो उसी के साथ साथ क्या आ जाता है, क्लोरीन आयन भी अंदर आ जाता है। ठीक है, और फिर ये पोटेशियम आयन और क्लोरीन जो है, पोटेशियम आता है और ये मैलेट आयन के साथ मिलके पहले तो ये फॉर्मेशन करता है पोटेशियम मैलेट का। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पोटेशियम मैलेट थ्योरी। अब यहाँ पे ये पोटेशियम मैलेट बन जाता है। पोटेशियम मैलेट के बनने की वजह से क्या होता है कि जो सेल है, इस सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होने लगता है। इस ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जब बढ़ रहा होता है तो उस कंडीशन में आप क्या है, वाटर पोटेंशियल डेफिनेटली भाई डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने लगता है तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर फिर स्टोमेटा जो है ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो पोटेशियम आया था ये पोटेशियम मैलेट आयन के साथ मिलकर पोटेशियम मैलेट और साथ ही साथ KCl का भी फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखो सिंपली यहाँ पे मतलब कहने का मतलब बस इतना था कि जब तक CO2 इसमें एंटर करता रहेगा, ठीक है, दिन के टाइम स्टोमेटा खुला रहेगा, CO2 अंदर आता रहेगा, बार बार क्या है ऑस्मोटिक। सिंपली कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि मतलब दिन के टाइम में स्टोमेटा जो है वो ओपन रहेगा तो CO2 अंदर आता रहेगा। जब CO2 अंदर आता रहेगा तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो मतलब CO2 अंदर आएगा तो सारी प्रोसेसिंग होती रहेगी। ठीक है, पोटेशियम मैलेट बनता रहेगा जिसकी वजह से आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, बढ़ता रहेगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ने का मतलब कि सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा और आपका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, ये सिंपली ये कह सकते हो कि जब यहाँ पर पोटेशियम मैलेट का जो जब बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर जो है इसका गार्ड सेल का आप ये भी कह सकते हो, टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल क्या हो जाएगा, बार बार ये इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा तो आपका ये सारा प्रोसेस जो है वो होता रहेगा। अब बाकी यहाँ पे देखो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे इससे भी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। जैसे स्टोमेटल ओपनिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस है, स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए इसमें से 2-4 ऑप्शन दे करके एक इधर का उधर कर देगा, तो आपको मतलब थोड़ा सा ये चीज़ पता होना चाहिए। जैसे हाई pH होगा, अब क्या था कि pH जो है वो बढ़ता जा रहा था यहाँ पर, जब पोटेशियम H पॉजिटिव बढ़ रहा था, H पॉजिटिव बाहर निकल जा रहा था, तो उस कंडीशन में क्या था यहाँ पर इसका pH जो है वो गार्ड सेल का वो pH क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यानी कि स्टोमेटल ओपनिंग के लिए क्या था, आपका pH जो है वो बढ़ना ज़रूरी था। अल्कलाइन कंडीशन होगी, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, पोटेशियम अंदर आएगा, क्लोरीन अंदर आएगा और CO2 तो सबसे पहले अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर हार्मोन्स की बात की जाए कि कौन सा हार्मोन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो भाई आपका साइटोकाइनिन है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्टोमेटल ओपनिंग के लिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टोमेटल क्लोजिंग की बात करें तो लो pH चाहिए। ठीक है, जब लो pH होगा यानी कि एसिडिक कंडीशन होगी तभी क्या हो, स्टोमेटा क्लोज रहेगा। पोटेशियम अंदर मतलब हाइड्रोजन आयन अंदर आएगा, पोटेशियम जो आयन है वो क्या हो, बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, CO2 एंट्री करेगा ही नहीं क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है। और हार्मोन जो है वो स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए, या फिर इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और भी सारे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो अगर हार्मोन की बेसिस पे बात की जाए तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, आपका ABA। ठीक है, ओपनिंग के लिए साइटोकाइनिन। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको मतलब मैं समझा सकी। ठीक है, बाकी प्रेशर की बात अगर करेगा कि कौन सा प्रेशर होता है, तो टर्गर प्रेशर किसका बढ़ता है, तो गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से भी क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग होती है। ठीक है, और स्टोमेटल ओपनिंग के लिए CO2 हाई होना चाहिए, H+ लो होना चाहिए और पोटेशियम आयन हाई होना चाहिए।
तो बाकी वही है, ये जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है विच मिनरल मेनली रेगुलेट द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल। कौन सा मिनरल रेगुलेट कर रहा है, तो भाई अब तो पता चल गया, पोटेशियम आयन। कैसे कर रहा है मैंने वो चीज़ भी आपको एक्सप्लेन कर दी है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज मोस्ट मोबाइल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। मोबिलिटी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मोबाइल जो है वो आपका पोटेशियम ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, तो फोटो रेस्पिरेशन में हैचन स्लैग तो होगा नहीं। हैचन स्लैग तो किसका होता है भाई, C4 का होता है। केल्विन साइकिल क्या है, C3 का साइकिल हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल आपको मालूम ही है, तो आपका ऑप्शन क्या बचता है, बी बचता है, ठीक है, जो कि क्या है, ग्लाइकोलेट साइकिल। ग्लाइकोलेट साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है जो कि क्या होता है, C2, ठीक है, मतलब 2 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट बोलते हैं, ठीक है, मतलब। और इस साइकिल को फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइकिल, ग्लाइकोलेट पाथवे या फिर PCO पाथवे, PCO के नाम से PGT में भी अभी रिसेंटली जो 2021 वाला पेपर हुआ था उसमें PGT या TGT में पूछा था कि किस साइकिल को PCO साइकिल के नाम से जानते हैं, या फिर PCO पाथवे जो है, PCO पाथवे कौन सी साइकिल है, तो आपकी आ जाएगी C2 साइकिल। PCO का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, तो इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। और बाकी जो प्रोडक्ट बनता है, कहने का मतलब यही होता है कि देखो जब ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो CO2 से ज़्यादा होती है तो RUBP जो है वो क्या करता है, RUBP 5 कार्बन का होता है, ठीक है। RUBP कितने कार्बन का होता है, ये 5 कार्बन का है। 5 कार्बन का प्रोडक्ट है ये, CO2 के साथ ना बाइंड करके ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, और जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो रुबिस्को की हेल्प से रुबिस्को ही काम करवाएगा आगे। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट तो मतलब वही आपका 3 कार्बन का बन जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3 PGA बन जाता है जो कि कितने 3 कार्बन का होता है। और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो 2 कार्बन का, 5 कार्बन ही थे ना यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास तो कोई कार्बन था नहीं, तो 5 कार्बन जो RUBP वाले थे वही 2 प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। दूसरा वाला जो है वो C2 मतलब कि 2 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनता है, इसी प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट या फिर ग्लाइकोलेट बोलते हैं, ठीक है। तो बस इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, C2 पड़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच टिश्यू ट्रांसलोकेट द एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय रूट टू लीफ इन अ प्लांट। मतलब रूट से लेकर के लीफ तक कौन सा टिश्यू है जो क्या क्या पहुंचा रहा है, किस चीज़ का ट्रांसलोकेशन कर रहा है, वाटर का ट्रांसलोकेशन कर रहा है, ठीक है, वाटर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो वाटर कौन ले जाता है भाई, आपका जाइलम ले जाता है, ठीक है। बाकी डिटेल्स में पढ़ लेना, जाइलम के कितने सब पार्ट्स होते हैं और क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो तुम देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 गटेशन। गटेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू। तो गटेशन जो है वो प्लांट में सबसे पहले तो तुम ये ध्यान रखो कि वो लीफ की टिप से होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये निकल के आता है कि वो किससे होता है, लीव्स की टिप से होता है, ठीक है, लीफ की टिप से होता है। दूसरा क्या होता है कि वो हाइडाथोड्स, ठीक है, हाइडाथोड्स जो है वो फाउंड ऑन द लीव्स, यानी कि जो पत्ती होती है, पत्ती के किनारे किनारे पे ऐसे ऐसे ये पानी लगा होता है, ठीक है, इस तरीके से। और या फिर मतलब आपने सबने मतलब देखा होगा जनरली जब हम लोग धान की बुआई करते हैं, मतलब धान की बीज की बुआई करते हैं सीडलिंग के लिए, ठीक है, तो सीडलिंग के लिए जब हम धान की बुआई करते हैं उस टाइम देखो कितना ज़्यादा मतलब ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, कितनी गर्मी होता है, उस तरीके से बारिश भी हो रही होती है, तो इतना ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन होता है ना कि जो लीव्स की मतलब जो लीव्स की टिप्स होती हैं उन टिप्स पे सुबह सुबह या फिर तुम शाम के टाइम में ही देखो, सनसेट के बाद में थोड़ी देर बाद, तो उसकी टिप्स पे ऐसी मोटी मोटी बूंदें लटक रही होती हैं, तो यही क्या कहलाता है, आपका गटेशन कहलाता है, ठीक है, गटेशन हाइडाथोड्स फाउंड ऑन द लीव्स। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी हिंदी मीडियम वाले अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कहाँ पर होता है ये, जल रंध्रों द्वारा होता है, पौधों में पत्तियों के शीर्ष अथवा किनारे, ठीक है, टिप पे भी हो सकता है और साइड में भी, टिप पर सैप के निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले तो तुम समझ गए होगे कि क्या चीज़ है। जैसे कि ये कहाँ पे, मोनोकॉट में, घास में, फंजाई के ज़्यादातर छोटे पौधों में, केला वगैरह में, गुलाब में, ओस की बूंद भी कहते हैं, पौधे के द्वारा 200 से 250 mg का विलेन पानी के साथ मिलकर बाहर आ जाता है, जिसमें एंजाइम्स, मिनरल, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव्स। तो अभी बता के हटे हैं कि वो क्या कहलाता है, आपका गटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट।
अब मैक्सिमम एसेंट ऑफ सैप अकर्स ड्यूरिंग द डे, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता रहता है वैसे ही क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप होता रहता है। ये आरपीएससी 2011 का क्वेश्चन था। कैसे हो रहा है ये भी तुम देख सकते हो कि मतलब रूट से क्या होता है इस तरफ से, फिर ऐसे जाइलम स्ट्रैंड्स जो है वो फिर क्या करते हैं, पानी को भेजते रहते हैं, ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है 21, द प्राइमरी रिसेप्टर या फिर एक्सेप्टर कह सकते हैं CO2 का C3 प्लांट में क्या होता है, तो C3 प्लांट में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, RUBP, और C4 की बात करें तो PEP, फॉस्फेनोल पायरुवेट होता है, और यहाँ पर RUBP होता है, रूबिस्को मत लगाना, रूबिस्को एंजाइम होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, RUBP। बाकी देखो इनके फुल फॉर्म भी कहीं ना कहीं थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, तो नोट कर लो, जिनको मालूम है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो बच्चे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे रूबिस्को का होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, जो कि क्या होता है, ये 5 कार्बन का एक प्रोडक्ट होता है, और रूबिस्को जो है वो क्या है, ये एंजाइम है, ठीक है, जो कि क्या करवा रहा है, रिएक्शंस करवा रहा है। तो रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, ये CO होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द प्रेशर, तो देखो प्रेशर से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने बताया था कि क्या होगा, टर्गर प्रेशर, और टर्गर प्रेशर जो है वहाँ पे किसका चेंज होता है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वो गार्ड सेल का चेंज होता है, ठीक है, और कोई मत मार्क करके आ जाना। स्टोमेटा खुलने व बंद होने में पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, मैलेट, स्टार्च का मुख्य प्रभाव होता है, बाकी ब्लू लाइट वगैरह और ABA हार्मोन भी मतलब जो है कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ में क्या होता है, ये टर्गर प्रेशर के प्रभाव से भी, जिससे स्टोमेटा खुलते या बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जब मैं तुम्हें वहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी पॉइंटर सीरीज में, कि दो तरीके के होते हैं हमारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में सिर्फ और सिर्फ आपके फाइकोबिलिन्स आ जाते हैं, ठीक है, फाइकोबिलिन्स में फिर फाइको इरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और फिर एल्लो फाइकोसाइनिन वगैरह आ जाता है, तो ये सारे हो जाएंगे। बाकी लिपिड वाली बात की थी तो मैंने बताया था कि क्लोरोफिल और जो जेंथो मतलब क्लोरोफिल और कैरोटीन वगैरह जो हैं ये सारे कैसे होते हैं, फैट्स मतलब स्टेरॉइड होते हैं, दे आर लिपिड सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो नॉट से आपका क्लियर हो गया कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइकोबिलिन्स आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन द फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस यानी कि ATP का बनने की प्रोसेस जो है उसमें क्या है, एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो एनर्जी कहाँ से डिराइव्ड होती है, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, मतलब सारा काम जो है वो कहीं ना कहीं किससे स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही तो स्टार्ट होता है, तभी तो आपका एनर्जी बनता है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर, जिसको, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन ना दे करके कई बार आपको प्रोटॉन मोटिव फोर्स दे दे, मतलब वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स H+ का ही जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे बढ़ता जाता है, ल्यूमन में बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से फिर क्या है, H+ का मूवमेंट जो है वो ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जब होता है तो उसी कंडीशन में क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो जनरेट होती है, और वो क्या बनाती है, आपका ATP का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। और प्रोटॉन का ट्रांसफ़र किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं, पानी के टूटने से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलेट इन द सेल्स विल हेल्प टू ओपन स्टोमेटा व्हेन देयर इज, तो ग्लाइकोलेट साइकिल कब चल रही थी, जब मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन CO2 से ज़्यादा होगा, तभी उसी कंडीशन में क्या है, RUBP जो है वो क्या करेगा, उसकी मोर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो CO2 से ना बाइंड करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड से यानी कि CO से ज़्यादा एफिनिटी होती है, उसको 200 गुना या 200-250 गुना ज़्यादा होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी यह है कि RUBP CO2 के साथ एफिनिटी ना शो करके ज़्यादा, उसकी एफिनिटी किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका ग्लाइकोलेट साइकिल जो है वो चल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, फोटो रेस्पिरेशन, अगेन वही C2 की बात हो रही, इज स्टिमुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो किस कंडीशन में होगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार रिपीट हो रहा है, ये 2013 में आया है, ये 2021 में था, अभी रिसेंटली फिर से पूछा गया है, ये तो चलो 2013 का था। तो वो कंडीशन कब होगा, जब हाई ऑक्सीजन होगा और आपका लो CO2 होगा। तो बाकी फिर ये वही
फिर वही है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वैम, वेरिकुलर, आर्वस्कुलर, माइकोराइजा। ये सारी चीज़ें भी मैंने जब फंजाई पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था वहाँ पे बच्चों को। तो यहाँ पे होता क्या है कि सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट या फिर फॉस्फेट न्यूट्रिशन टू द प्लांट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन भी होगा और सप्लाई ऑफ फॉस्फेट भी होगा। तो ऑप्शन डी जो है कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी नवोदय में पूछा गया था, यूके में पूछा गया था मेंस में। क्वेश्चन नंबर 28 है प्लांट्स यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। तो प्लांट्स का फेवरेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव, ठीक है, नाइट्रेट की फॉर्म में हमेशा वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर भी मैं बता चुकी हूँ कि किस फॉर्म में होता है, तो सबको पता है कि वो सुक्रोज है। बनेगा ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज और स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च की फॉर्म में होगा। जिन बच्चों को मैकेनिज्म नहीं पता है वो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक बार इस चीज़ को देख सकते हो कि कैसे हो रही हैं चीज़ें। जैसे मान लो कि ये मतलब क्या था, ये रूट है ना आपका, रूट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, तो रूट क्या है, सिंक का काम कर रहा है। और ये क्या होता है आपका सोर्स, यानी कि जहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने के बाद में फिर वो कहाँ से, यहाँ से फ्लोएम सैप के थ्रू जो है वो ट्रांसलोकेशन होता है। तो बना ग्लूकोज और जा रहा है वो क्या जा रहा है आपका, सुक्रोज जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोज हाईली रिएक्टिव होता है, ये नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव है यानी कि स्टेबल है कह सकते हो। तो ये जाएगा तो किसी के साथ छेड़खानी नहीं करना है या फिर इसका भी खुद का भी कोई नुकसान नहीं होगा, आराम से जाता है। और फिर ये रूट्स में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो जब मतलब पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस कोई कर नहीं पाता उस टाइम में, लेकिन हमारे पास क्या होता है, मतलब स्टार्च का स्टोरेज होता है रूट्स के पास। तो फिर यही स्टार्च जो है वो फिर से किस में, सुक्रोज में टूट करके और फिर जा करके लीव्स को दिया जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाता है, ये सोर्स बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सिंक बन जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सोर्स और सिंक जो है वो वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द एनर्जी इज एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेरियस पिगमेंट्स बी ट्रांसफर टू एन एनर्जी कलेक्टिंग पिगमेंट रेफर टू एज। तो किसके पास जाता है, जो मतलब वाटर वगैरह जैसे टूटा तो इलेक्ट्रॉन जो निकला वो फिर ट्रांसफ़र होकर के किसके पास जाता है, तो वो रिएक्शन सेंटर के पास जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। और रिएक्शन सेंटर में भी क्या आ जाता है आपका, जैसे सबसे पहले तो क्या है, क्लोरोफिल ही है, ठीक है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास, रिएक्शन सेंटर क्या था, ये मान लो P680 था, इसके इनर साइड पे टूटा, टूटने के बाद में जो एच मतलब इलेक्ट्रॉन था वो किसको, एनर्जी इसी के पास तो आई। तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एक्साइट करके और फिर ये सबसे पहले एक्सेप्टर कौन आता है आपका, फियोफाइटिन ही होता है। तो फर्स्ट एक्सेप्टर कभी पूछता है तो आंसर क्या होगा, फियोफाइटिन होगा। और बाकी फिर उसके बाद में फिर उसमें बार बार फियोफाइटिन के बाद फिर प्लास्टोक्विनोन ए, प्लास्टोक्विनोन बी, फिर उसके बाद में साइटोक्रोम B6F जो कि आपका क्या है, प्रोटॉन पंप है। फिर उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन से P700 के पास चला गया, फिर P700 से फिर इस तरीके से आगे चीज़ें कैरी ऑन होती रहती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है इन द लीव्स येलो टू येलो ऑरेंज कलर। तो ये सब किसकी वजह से था, मतलब आपका येलो टू येलो ऑरेंज कलर कह सकते हैं कि ज़ैंथोफिल का भी होता है, लेकिन आंसर यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स दे रहा है, ठीक है। तो चलो कैरोटिनॉइड्स ही मार्क करते हैं। कैरोटिनॉइड्स क्या है, ये पत्तियों का रंग पीला या नारंगी पीला होता है। कैरोटिनॉइड को क्या बोलते हैं, टेट्राप्रेनॉइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ तो देख लेना। कैरोटिनॉइड प्लास्टिड की झिल्लियों में मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लास्टिड में पाए जाते हैं। कैरोटिनॉइड के बिना क्लोरोप्लास्ट ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ सन, कौन जो है वो सन की लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है एंड चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी। तो सब हमारा रिएक्शन सेंटर में कौन होता है भाई, क्लोरोफिल ए होता है, वही क्या करता है, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि द ऑर्गेनल्स विच इज़ एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन। तो ऑर्गेनल्स कौन सी हैं, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम, ऐसे था इसका मतलब जो वो था अरेंजमेंट होता है वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। CPM
क्लोरोप्लास्ट, फिर उसके बाद पेरोक्सिसोम्स में जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं उनसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मतलब CO2 का लिबरेशन कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, ये बताओ। और ये बताओ कि मतलब जो पेरोक्साइड है H2O2 वो उसका ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर क्लास को देखा करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्लाइसिन जो है वो सीरीन में कहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। बाकी एक्सप्लेन कर देंगे। आज अभी थोड़ा मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसीलिए मैं इसको मतलब कंप्लीट नहीं करवा पाऊँगी। कंप्लीट इन द सेंस कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, पर ऑक्सीजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ द लीव्स। तो ये बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, गटेशन हो जा रहा है इसका, ठीक है। अभी 2020 में पूछा गया था। 35 है, डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो रहा है तो उस केस में क्या है, फोटोसिंथेसिस तो भाई सीधी सी बात है डिक्रीज हो जाएगी, तो वो कहलाता है आपका वारबर्ग इफेक्ट, ठीक है, वारबर्ग इफेक्ट कहलाता है। और ये होता क्यों है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, आप खुद सोच के देखो ना कि हो क्यों रहा है। भाई जब सीधी सी बात है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, CO2 का लो है, तो RUBP किसके साथ बाइंड हो रहा है, RUBP आपका फिर उसी के साथ बाइंड हो जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका क्या है, कुछ भी बन रहा था, कोई प्रोडक्ट काम का बन रहा था, कुछ भी नहीं बन रहा था, बल्कि और उल्टा क्या कर रहा था, प्लांट उसको यूज़ कर ले रहा था। ओनली अकर सीन ये कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके C3 में ही देखने को मिलता है, C4 में नहीं होगा, कैम में नहीं होगा। ना तो ATP का फॉर्मेशन हो रहा था, ना NADPH का फॉर्मेशन हो रहा था, बल्कि उल्टा और एक ATP यूज़ हो रहा था जब ग्लिसरेट जो है वो 3PGA में चेंज हो रहा था, ठीक है। और बाकी CO2 साथ साथ और अमोनिया भी रिलीज़ करता है। CO2 और अमोनिया कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज़ हो रहा है। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था किसी, मतलब जिनको पता था ठीक है, नहीं पता है तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो। तो वही मतलब है कि फिर उस जगह पे आपकी क्वांटम यील्ड डेफिनेटली डिक्रीज ही होनी है, क्योंकि एसिमुलेटरी पावर्स ही नहीं रहेंगी तो फोटोसिंथेसिस कहाँ ही हो पानी है। बाकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आराम से मतलब इसको आप पॉज करके यहाँ पे इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सिरकाडियन रिदम। सिरकाडियन रिदम इन प्लांट्स आर चीफली रेगुलेटेड बाय, तो वो आपके कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फाइटोट्रोपिन्स। कहने का मतलब ये है कि फाइटोट्रोपिन्स क्या है, प्लांट स्पेसिफिक लाइट एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स होते हैं, काइनेजेस होते हैं दैट मीडिएट अ वाइड रेंज ऑफ ब्लू लाइट इंड्यूसिंग responses playing a crucial role in optimizing plant growth under various light conditions. They act as photoreceptors detecting blue light and initiating signal pathways that lead to various cellular responses including phototropism, bending towards the light, stomatal opening और क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट वगैरह। इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, आपके फोटोट्रोपिन्स आ जाते हैं। सिरकाडियन क्लॉक वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, मतलब टेम्परेचर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग 16 घंटे के प्रकाश और 8 घंटे के अंधेरे के साथ 24 घंटे का मतलब जो चक्र है वो कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन जो है रूट नोड्यूल्स में होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के। तो वो क्या करता है, तो वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहलाता है ना, मतलब कि क्या करता है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वहाँ पर उसको कम कर देता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, एनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करने वाला होता है, और उसी बैक्टीरिया की वजह से सारा प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वेराइटीज हैव हायर CO2 कंपनसेशन पॉइंट बट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर फोटोसिंथेसिस आर लो। मतलब CO2 का कंपनसेशन पॉइंट जो है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन तो यहाँ पे जो आपके C3 प्लांट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि मतलब हायर CO2 कंपनसेशन पॉइंट जो है वो CO2 का ज़्यादा होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। C3 पौधों का CO2 जो कंपनसेशन पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण जो है यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज वो कम होती है। और C4 क्या है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि C3 पौधों का जो कंपनसेशन पॉइंट है वो कितना है, 25 से 100 पार्ट्स पर मिलियन होता है, जबकि C3 वालों का क्या है, CO2 कंपनसेशन पॉइंट पाया जाता है। और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 18 से 24 डिग्री है, जबकि C4 का क्या होता है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर रेंज पर भी ये क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहे हैं कि स्टोमेटा रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो जब लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे है तो ये चीज़ भी हम बता चुके हैं ऑलरेडी, एस्टेट वाले पेपर में समझाया था मैंने कि ये मलबरी टाइप का होता है। बाकी पोटैटो टाइप क्या हो जाएगा, जहाँ पर पोटैटो टाइप देख लेना, ओट टाइप, वाटर लिली, ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर से नहीं बताऊँगी। 40th है द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन आपके कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा लैमेली है, स्ट्रोमा में होती है। 40 क्वेश्चन तक ही इसको कंटिन्यू करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ में मतलब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और बाकी अगर कहीं कुछ डाउट है या कुछ भी मैंने गलत एक्सप्लेन किया है तो प्लीज़ फील फ्री टू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।